धन्यवाद नरदेव बेनीवाल जी। एक 11,000 रुपए आपको हम भी अपनी ओर से देते हैं। आज का ये एक ऐतिहासिक अवसर, जब इस श्रृंखला गांव में महान सेनानी, बलिदानी, आंदोलनकारी, शहीद महाराणा प्रताप के प्रतिमा का आज यहां अनावरण हुआ। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद जी शर्मा, और आज के इस रैली के संयोजक हमारे नौजवान साथी, बहुत परिश्रमी, मेहनती हमारे विधायक भाई संजय सिंह जी, विधायक हमारे पटौदी से श्री सत्यप्रकाश जरावदा जी, विधायक श्री नयनपाल रावत जी, और हमारी पार्टी की जिला अध्यक्षा बहन गार्गी कक्कड़ जी, उपस्थित मंच पर बहुत से हमारे पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, इस इलाके में वैसे तो मैं पहले भी कई बार आया हूं, श्रृंखला नहीं आया हूंगा, लेकिन सोना विधानसभा की कई मेरी रैलियां हुई हैं। जितना उत्साह आज देखने को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व उत्साह शायद पहले नहीं देखने को मिला। और उत्साह का एक कारण भी हो सकता है कि ठीक है कि इस इलाके में आए हैं, विधानसभा की कुछ मांगे रखी हैं, उन मांगों को मानने के लिए किसी ने कोई बात कही, किसी ने कोई बात कही। मेरी एक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करके जाऊंगा ही। लेकिन आज तो जिस अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, वो शख्सियत, इतिहास की शख्सियत महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपने सबके स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में भटक भटक करके विरोधियों का, प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए रातों रात भूखे रहकर अपनी सेना को एकत्र किया, और जहां तक उन्होंने अपनी सीमा समझी वहां तक ये मुकाबला किया और शहीद हुए। वहां तक मुकाबला किया। कहते हैं उनकी जो सीमा थी, वो सीमा को खुद नहीं तय करते थे, बल्कि अगर मैं 4 पंक्तियां बोल के बताऊं तो उनकी सीमा कहां तक होती थी? द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का तो वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। उनकी सीमा, उनका भाला तय करता था। और भाला उस समय एक भाले का अलग स्वरूप होता था, लेकिन आज लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में उन हथियारों का काम वैसा भाला तो नहीं करते थे, क्योंकि हम आजाद देश में हैं, स्वाधीनता हमने प्राप्त कर ली है। लेकिन युद्ध उसी प्रकार के आज भी चल रहे हैं। बहुत समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी हमारे जीवन के अंदर कठिनाइयां हैं, विकास के पथ पर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इसके लिए हथियार, आज का हथियार वो भाला नहीं है, बंदूक नहीं है, गोली नहीं है, बल्कि वो हथियार जनमत है, जनमत। और ये जनमत सामने जो बैठा है, ये हथियार है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं, मुझे आज का आशीर्वाद मिला है। एक
एक आशीर्वाद मुझे 2 दिन पहले, जिसकी चर्चा यहां कई वक्ताओं ने की है, लगातार हम 7 साल से काम में लगे हैं। जो आकांक्षा हमारी 2014 के चुनाव से पहले हमने पाली थी, जिस बात को हमने कहा था, जिस वायदे को हमने किया था, उसको पूरा करने के लिए अनेकों काम, अनेकों योजनाएं ये हमने शुरू की थी। लगता था पता नहीं हमारी दिशा ठीक है कि नहीं है। कभी कभी एक आध जगह हमको टिप्पणी सुनकर मिलती थी, अच्छा कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, ई गवर्नेंस चल रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है। फिर भी कहीं ना कहीं लगता था इस दिशा में पता नहीं और भी कोई काम चल रहा कि नहीं चल रहा, या हम ही दबादब लगे हुए हैं। लेकिन मुझे संतोष है इस बात का कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 50 साल में ऐसी सरकार नहीं देखी थी जैसे इन 7 साल में देखी है, एक ईमानदाराना सरकार, और ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं हम लोग बनाते हैं जिसका बहुत से अन्य प्रांत भी उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपने यहां लागू करते हैं। और उन्होंने तो एक और बड़ी बात भी कही जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि बहुत सी हमारी हरियाणा प्रांत की योजनाएं तो केंद्र सरकार लागू कर देती है अपने आप। उनको अच्छा लगता है कि योजना अच्छी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, आपको अनुभव आया होगा, हम गांव के लोग हैं, लाल डोरा हमने सुना है। लाल डोरे की अंदर की जमीन की कोई कीमत नहीं होती थी। हमारा मकान वो पंचायती जमीन माना जाता था, ये पंचायती जमीन है, हमारा अधिकार नहीं होता था। हमने कहा नहीं, ये अंग्रेजों ने वो लाल डोरा खींचा था। लाल डोरा का मतलब सरकार इसके अंदर कदम नहीं रख सकती। अगर सरकार कदम नहीं रखेगी, इसकी मान्यता नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी की, तो उस प्रॉपर्टी को कौन सुरक्षित हमारे नाम समझेगा। कभी झगड़ा होगा, बैंक उसके लोन नहीं देगा, हम स्वाभिमान से ये कह नहीं सकते कि घर मेरा है, क्योंकि जमीन पंचायत के नाम। हमने क्या किया, हमने कहा उस लाल डोरा को खत्म कर दो। जो जहां बैठा है पंचायत एक बार उसका सीमांकन करके उसकी रजिस्ट्री उस आदमी का नाम करा दे, और वो जमीन पंचायत की नहीं रहेगी, उस मालिक की होगी जो वहां बैठा है, जिसका घर है। आज 67 गांव में लगभग 5,500 गांव के अंदर ये लाल डोरा समाप्त करके हमने रजिस्ट्रियां करा दी। लगातार हो रही है। आपके गांव में रजिस्ट्रियां हुई कि नहीं हुई? जिनके गांव में हो गई है जरा हाथ खड़े करो। इतने सारे लोग हैं ऐसे, लेकिन फिर भी बाकी हैं। जो बाकी है उनकी सबकी होंगी लाल डोरा के अंदर की। और ये योजना स्वामित्व योजना बना करके, और प्रधानमंत्री जी ने जितने प्रांत है जहां ऐसी व्यवस्था लाल डोरे के, सबको कह दिया कि इस योजना को लागू करो स्वाभिमान से। और बहुत योजनाएं, लेकिन कुल मिलाकर उस बात पर मैं बाद में आऊंगा कि हमने क्या क्या योजना लागू करी है। मैं तो इतना अपने सरकार के बारे में कह सकता हूं कि पहले जो मुख्यमंत्री आते थे, वो मुख्यमंत्री हर कोई अपने अपने इलाके की प्राथमिकता तय करता था। ये मेरा जिला है, ये मेरा गांव शहर है, ये मेरा विधानसभा का इलाका है। वो मुख्यमंत्री उसी एरिया तक सीमित रहता था। लेकिन हमने 1914 में कहा था, चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि अगर हमको सरकार चलानी है तो हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव से चलेंगे। पूरे हरियाणा का विकास ये हम करेंगे, और हमने किया। पहले 2 महीने में 2014 नवंबर दिसंबर हमने हरियाणा के हर जिला केंद्र पर जाकर के प्रारंभिक जानकारियां ली, धन्यवाद किया, अधिकारियों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, तो जानकारियां हमको मिल गई। फिर 2015 और 16 में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया हूं, सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों, और जितनी मांगे जिसने कही वो सारी की सारी वो हमने मानी है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में जितनी मांगे यहां आकर के मैं करके गया था इस विधानसभा की रैली में, वो सारी पूरी कराई। उसके अलावा भी विभागों ने जो काम किया, मैं हिसाब लेके आ रहा था, मैंने कहा सोना विधानसभा का बताओ तो सही कि 5 साल में कितना काम हुआ। तो मुझे बताया गया 288 करोड़ का काम पिछले 5 साल में हुआ। ये अलग बात है कि ईश्वर के 5 साल में जो अभी हमें पहले आ जाना चाहिए था, उसके अंदर बाधा बन गया कोविड, कोरोना के कारण से शुरू में
2020 के शुरू में केवल मैं 5 विधानसभा में जा पाया था। अब मैंने फिर शुरू किया क्योंकि कोविड से हम प्रभु कृपा से उसमें से बाहर निकल गए। अब मुझे नहीं लगता कोई खतरा ऐसा है, तो इसलिए अब हमने इस दौर को फिर शुरू किया है और उसमें सबसे पहली विधानसभा वो सोना विधानसभा की आज की रैली है कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। लगातार ये विधानसभा आगे कार्यक्रम हमारे होंगे और जो आपकी अपेक्षा है, आपकी कठिनाई है, आपकी डिमांड है, उसको यथासंभव सबको पूरा करेंगे, सबको पूरा करेंगे, दिक्कत मत करेंगे। तो मित्रों, सोना में जो विकास की लहर है, ये विकास की लहर अपने आप भी केंद्र सरकार की मेहरबानी से भी कुछ शुरू हुई है, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां हमारे रोड्स और रेलवे का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त बनने जा रहा है कि अगर मैं आपको जो बताऊंगा कि कितनी बातें यहां पूरा आपको पता होगा ही, लेकिन यहां 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर से या इसके बाजू से जो निकल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कुंडली मानेसर पलवल, ये अभी सड़क बनी है 2 साल 1.5 साल पहले। इस कुंडली मानेसर पलवल का बहुत बड़ा योगदान विकास का इस इलाके के लिए होगा। ऐसे उसी रूट के ऊपर एक रेलवे, ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर जो पलवल से चलेगी और कुंडली तक जाएगी, वो इस रोड के साथ साथ होगी। अब आपको चंडीगढ़ जाने के लिए शताब्दी दिल्ली से नहीं पकड़नी पड़ेगी, बल्कि इसी रोड के ऊपर आपको स्टेशन मिलेगा, सीधा शताब्दी से आप दिल्ली जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे। तो चंडीगढ़ का रास्ता इन मार्गों से बहुत आपका आसान हुआ है। ऐसे में कहूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कितनी दूर है यहां से? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर? आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अरे 5 हो 10 हो, यानी इतना नजदीक से दिल्ली से मुंबई का रेलवे कॉरिडोर। अब इस मार्ग से जो उद्योग लगेंगे, इस मार्ग पर जो सामान जाएगा मुंबई तक, पहले 2-2 दिन सामान पहुंचता था, अब मात्र 8 घंटे 9 घंटे में गाड़ी यहां से मुंबई पहुंचेगी सामान लेकर के। यहां से सब्जियां भी मुंबई भेज सकते हैं आप। ताजी सब्जियां जो यहां से लगेंगी 5-6 घंटे में खराब नहीं होती, सीधी मुंबई जाके उतरेगी। और अगर विदेश के लिए एक्सपोर्ट का मामला सब्जियों का खुल गया तो ये पोर्ट से वहां से विदेश भी जाएंगी। वैसे तो हवाई अड्डा भी बहुत नजदीक है, अब सब्जियों का भी पोर्ट वो अलग से बनने वाला है। तो इसलिए दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है, एक्सप्रेसवे है, ये तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से सड़क का मार्ग है। साथ में है रेलवे का वेस्टर्न डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे, ये है रेलवे का। उससे पहले जो मैंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, सोना के बगल से निकल रहा है, जिसका भी पिछले दिनों में नितिन गडकरी जी स्वयं उसका जो देखने के लिए आए थे, कैसा काम चल रहा है, मैं स्वयं वहां गया था। गुरुग्राम अलवर रोड, इसका भी, क्योंकि अलवर के बाद राजस्थान की तरफ निकलने के लिए उस रोड का भी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे 5 जो हाईवे हैं कनेक्टिविटी के, इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। यानी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड ये अच्छा हो तो उस इलाके का विकास उद्योग के लोग बहुत करते हैं, रोजगार बहुत मिलता है। तो इस इलाके के आदमियों को रोजगार के लिए कहीं दूर दराज जाना नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे रोजगार मिलेगा। वैसे तो इस रोजगार के लिए नई नई योजनाएं हम बना रहे थे। हमने एक पोर्टल चलाया है अभी, परिवार पहचान पत्र। जैसे मैंने बताया कि मेरा 2.5 करोड़ परिवार, हरियाणा का जो परिवार है, मेरा अपना परिवार है, इस परिवार में किस की हालत ठीक नहीं है उसको मैं ढूंढ ढूंढ के निकालता हूं। मैंने हर एक परिवार की रजिस्ट्रेशन कराई है, परिवार पहचान पत्र। 64 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और उसमें किस परिवार में कितने लोग पढ़ने वाले हैं, कितने कमाने वाले हैं, कितनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी की जरूरत क्या है, सब हिसाब किताब लगाने के बाद आय के हिसाब से वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहले वो परिवार हमने छांटे हैं जिनकी परिवार की वार्षिक आय, सालाना आय सिर्फ 1 लाख रुपए साल, अर्थात महीने की 8,000 रुपए आय से ज्यादा नहीं है। ऐसे परिवारों को सबसे पहले छांट रहे हैं, ताकि इनको हम कोई काम करा सके। इनके घर में तो पशु बांध देंगे तब भी अपना दूध निकाल करके डेयरी पर बेच देंगे तो अपना 15-20 हजार रुपया महीना कमा सकते हैं। छोटी दुकान कर सकते हैं, छोटा उद्योग लगा सकते हैं। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसको बढ़ा सकते हैं।
खेती में किसान में अतिरिक्त आय के लिए कोई मधुमक्खी पालन है, कोई पशुपालन है, कहीं मछली पालन है, कहीं फलों की फूलों की खेती है, ऐसे अलग अलग प्रकार से उनके आय के साधन बढ़े। आज मैंने देखा कि सोना विधानसभा में 38,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपया से नीचे है। 38,000 परिवार। और मैं वादा करता हूं आने वाले 1-1.5 साल के अंदर अंदर इन 38,000 परिवारों में किसी न किसी अधिकारी का किसी स्कीम को लेकर जाना हो जाएगा। ये 40 स्कीमें हैं, कोई छांट लो, लोन लेके देते हैं, इंडस्ट्री लगवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, डिपो खुलवाते हैं, जो काम देना पड़ेगा उसको देंगे। ये 38,000 परिवार, इनको हम 1,80,000 की आमदन करने की गारंटी देता हूं। आप लोगों को लिस्टें पहुंच जाएंगी गांव गांव के कि आपके गांव में गरीब आदमी कौन है, और उस लेवल का कोई आदमी लिस्ट में ना आया तो आप बता देना कि इस 38,000 में हमारे गांव के 50 परिवार आपने गिने हैं, 5 और भी हैं, हम उनको भी जोड़ देंगे। पहचान तो आपने कर दी। तो इसलिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना इसका नाम है, इस पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, हम लोगों ने जो सेवाएं योजनाएं जो चलाई है, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने हम जो हमारी पीठ थपथपा के गए हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर रोक, जितनी चीजें ऑनलाइन करने की हो सकती है उन्होंने की है। चाहे वो ई रजिस्ट्री है, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चीजें देनी है, चाहे राशन की दुकान पीडीएस के माध्यम से। नहीं तो राशन की दुकानों पर गरीब आदमी को राशन मिलता नहीं था, कहते तुम्हारा तो पिछले महीने का खत्म हो गया। अब पिछले महीने का राशन भी बचा है तो आपको अगले महीने मिल जाएगा, आपके खाते में चढ़ा रहेगा, वो उसको कोई खा नहीं सकता। तो इस नाते से हमने जो मेरिट पर नौकरियां देनी शुरू की, मिशन मेरिट जिसको कहा। पहले क्या होता था, लोग जिससे पर्ची खर्ची की बात कर रहे थे, इसका मतलब क्या, लोग पैसे लेकर के नौकरियां खरीदते थे। पिताजी को कहते थे मेरा 1 किला बेच के बाबू पीछे दे नौकरी, रिश्वत दे के आनी। मां को कहते थे तुम बेच दो और मुझे पैसे दे दो। सारे बच्चे फ्री में लग रहे हैं। कि अब ये गंडूर गांव इलाहाबाद, कल ही मेरे पास समाचार आया, वो लोग नाच रहे हैं गंडूर गांव। वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में 48 नौकरियां लगी इन 7 साल के अंदर फ्री, आराम से आराम। तो मैं बता रहा हूं आपकी बात मैं बता रहा हूं, बोलो ना, मैं बता रहा हूं। तो इसलिए लोग भीड़ लगाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, सीएम के घर पर, सीएम के ऑफिस में, मंत्रियों के घर पर, मंत्रियों के ऑफिस में भीड़ होती थी। हमने क्यों आते हैं कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेके आते हैं। 25 नवंबर 2014 को ही इस समस्या का हल निकाल दिया। हमने कहा हम सीएम विंडो बनाते हैं कंप्यूटर की, ऑनलाइन आप अपना लोड कर दो, जगह जगह सीएम विंडो, जहां तहसील का ऑफिस है, जिले का ऑफिस है, वहां दे दो, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। और हर विभाग की समस्याएं से पहुंचती हैं। कोई भीड़ लगती है मूलचंद जी शर्मा? आपके भीड़ आती है? नहीं आती। ना ट्रांसफर वाले आते हैं, ना नौकरी लगवाने वाले आते हैं, ना समस्या को लेकर आते हैं। एक द्वंद्व हमारे कुछ लोग पैदा कर देते हैं कि भाई इसी कारण से लोग आते थे, अब लोग आते नहीं है तो फिर हमें कौन पूछेगा। मैंने कहा हम इसलिए थोड़े करते हैं, लोग आए, वो पूछे, अपनी समस्या बताएं, किसी का हो ना हो फिर हम करें, एहसान टिकाएं। ये कौन सी सेवा है? ये कोई सेवा नहीं है। सेवा समर्पण त्याग का मतलब यह है कि हम बिना किसी को आए हुए, बिना तकलीफ दिए हुए ये पता कर ले कि उसकी समस्या क्या है, समस्या हल करके उसके टेलीफोन पर बता दे कि समस्या का हल हो गया। आज आपने अपने मानो निशानदेही कोई करानी है, निशानदेही के लिए तहसील के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल पर डाल दीजिए कि मेरी निशानदेही मैंने करानी है, तहसीलदार 2 दिन के बाद अपने आप आदमी भेज देगा और आपको बुला के कहेगा ये निशानदेही हो गई और उसके लिए आपको काम हो जाएगा। क्यों चक्कर कटवाने हैं? लोगों का पैसा भी लगता है, समय भी लगता है, उनकी परेशानी भी होती है और काम फिर भी भरोसा नहीं होता कि नहीं होता है। आज सुनिश्चितता है, एक बार किसी ने कुछ दर्ज कर दिया तो उसके ऊपर 10 प्रकार की नजरें होती है। ये काम बताया था 15 दिन पहले, हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी पूछताछ हो जाती है। एक हमारा कमीशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, उन्होंने तो नया प्रयोग कर दिया कि एक अधिकारी को काम बताया गया, दिन निश्चित है कि 10 दिन में करना है और उस अधिकारी ने 10 दिन नहीं किया तो फाइल अपने आप
अपील में चली जाती है ऊपर के अधिकारी के पास, पूछना नहीं पड़ता उसको। 10 दिन के बाद अपील में चली जाएगी, 1 महीना अपील वाले के पास रहेगी, उसने 1 महीना अपील नहीं की तो उसके भी ऊपर चली जाएगी, नीचे दोनों वालों को दोषी ठहरा दिया जाएगा। आखिर जनता क्यों घूमे? हर किसी के घर बैठे इसका काम होना चाहिए। और आज भी अगर किसी को तकलीफ होती है किसी बात की, तो आप किसी अपने अधिकारी को, अपने विधायक को, अपने डीसी को बताइए, और फिर भी अगर हल नहीं होता, सीएम विंडो में एक बार लिख के भेज दीजिए कि ये समस्या हमारी है, हल नहीं हुई है, उसको मैं दे दूंगा, तो उसको मैं दे दूंगा। तो इसलिए चाहे वो कर्मचारियों के लिए थोड़ा कठिनाई तो पैदा हुई है। पहले कर्मचारी 7 दिन ना जाकर के हफ्ते में 1 दिन जाता था और जाके टिक 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 करके अपनी हाजिरी लगा देता था। हमने क्या किया? हमने बायोमेट्रिक ये मशीनें लगाई। ये अलग बात है, कोविड के दिनों में हमको ऑर्डर वापस लेना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मशीन पर अंगूठा लगाएगा फिर किसी का कोविड हो तो दूसरे को चला जाएगा। तो 1-1.5 साल से वो बंद है। उससे पहले लगाया, सब लोग अलर्ट हो गए, बिना छुट्टी दिए कोई आदमी गैरहाजिर नहीं रह सकता। 7 दिन की छुट्टी इकट्ठी आकर हाजिरी नहीं लगा सकता, जब आएगा तब हाजिरी लगेगी। और अब तो एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उसमें भी लोगों ने नकली अंगूठे बनवा लिए, और नकली अंगूठे में अपना अंगूठा किसी और को दे देते हैं, जाके लगवा दे। प्लास्टिक से यानी रिसर्च है, दुनिया अच्छे कामों के लिए भी करती है, बुरे कामों के लिए भी करती है। तो हमें पता लगा तो हमने कहा भी और कुछ खोजो। खोजने के लिए घड़ी खोजी है, और वो घड़ी जिस आदमी को पहना देंगे उसी आदमी की पहचान करेगी, दूसरी की पहचान नहीं करेगी, घड़ी बंद हो जाएगी, दूसरा कोई पहनेगा। और फिर घड़ी जा लेकर के जो आदमी वहां जाएगा, जिस जगह पर वो खड़ा है उसकी लोकेशन कंट्रोल रूम में पता लगती रहे कि ये गांव विश्रमशाला में आदमी बैठा है, ये अब सोना में बैठा है, ये ताउड़ू में बैठा है, ये गुड़गांव में बैठा है। अब इन सब कर्मचारियों के, अधिकारियों के कलाई पर ये घड़ी बंधवा देंगे, कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। आखिर तो हम ठीक काम करने के लिए आए। हमारी जनता 3-3.25 करोड़ की जनता है, 3 लाख के हमारे कर्मचारी हैं। इनकी सबकी जिम्मेवारी है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लोग एक से आते हैं, इनकी सेवा करो। हम केवल इनके रोजगार के लिए नौकरी देते हैं इसलिए नहीं है, हम इनको इसलिए देते हैं कि 100 परिवारों की, 100 आदमियों की इन्होंने सेवा करनी है। ये सेवा आप करेंगे तो आप नौकरी में हैं, इसका फायदा है, नहीं तो नहीं। वहीं पर फर्जीपना भी बहुत चलता है, लोग भी करते हैं। स्कॉलरशिप में देखा हमने, फर्जी स्कॉलरशिप ले गए, रहने वाले कहीं के, एड्रेस हरियाणा का लिखा दिया, पढ़ने वाले कहीं पर, क्योंकि हरियाणा अच्छी स्कॉलरशिप की राशि अच्छी देता है। और तो और अभी एक कोई कहीं सी प्रदेश का आदमी, उसका जो बच्चा मेडल लेके आ गया, और मेडल लेने के बाद उसने खोज निकाला कि मेरे बाप का वो रिश्तेदार, वो माँ, वो भाई, वो फलाना फलाना हरियाणा से रहने वाले हैं, इसलिए चल के हरियाणा का डोमिसाइल बनवा लो। और डोमिसाइल बनवा के हमारे पास आ गया। क्यों? तो उसको मेडल का 2 करोड़ रुपया लेना था। मेडल मिलने के बाद किसी और प्रांत का आदमी यहाँ के डोमिसाइल बनवाता, 2 करोड़ दे दो। हमने कहा भाई ऐसी बेवकूफी नहीं है। मेडल लेने के दिन जो हरियाणा का था उसको तो मेडल मिलेगा, बाद में ढूंढ ढूंढ के रिश्तेदारियां कोई हरियाणा का डोमिसाइल बनवाएगा, उसको नहीं मिलेगा। हम हरियाणा की जनता की सेवा करेंगे। बहुत से लोग पेंशन, पिछले दिनों में पता लगा 40 साल 45 साल के लोगों ने 60 साल का सर्टिफिकेट बनवाया और पेंशन ले ली 2500 रुपया। उस समय 2000 मिलती थी। हमने ढूंढवाए, उनका इनकी तो उम्र गलत है, भाई काट दो इनको सबको। बल्कि डिपार्टमेंट ने सख्ती से कहा कि इनसे वापस लो ब्याज समेत। वो मैंने मना किया कि भाई ऐसी तकलीफ ना दो, गलती वो कर बैठा है, लेकिन अब उसकी जब 60 साल का हो जाएगा, जब उसकी पेंशन लगेगी उस समय काट लेना, अभी मत काटो। भगवान उसको लंबी उम्र दे, उस समय ले लेना। अब वो 60 साल के नाम का ले गया है, गलती तो कर बैठा है तो अपना ही आदमी। अपने आदमी भी गलतियां करें तो एक मौका सुधरने का देना चाहिए। तो हमने वो दिया है उनको। कई लोगों की पेंशन कटी है, 4-4, 5-5 लाख रुपया साल का कमाने वाले, वो ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं। हमने कहा नहीं भाई, इनको भी एक बार लिखो, चिट्ठी लिखो कि तुम्हारी आमदन 4-5 लाख रुपया है,
इतने ज्यादा आमदन को हम ये पैसा पेंशन का नहीं देते, इसको छोड़ दो, गरीब आदमी का काम आएगा, उसको देंगे, तुम्हें क्या जरूरत है, क्यों लोगे? आखिर तो उसकी सहायता करने के लिए सम्मान है, मान है, ठीक है, लेकिन उससे पैसे से सहायता तो होती है ना। सम्मान मान तो 1 रुपए में भी हो जाता है, लेकिन 2,500 रुपए दे रहे तो उसकी आवश्यकता तो उसको है जो गरीब है, तो गरीब को देंगे। विधवा पेंशन हमारी बहनें बुरा ना माने, उसमें भी कुछ गलत पकड़ी गई, और हद तो तब हो गई कि उसमें उस विधवा पेंशन में एक आदमी मिल गया जो विधवा पेंशन ले रहा है। वो गलती से मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? यानी हम चाहते हैं स्कीमों का फायदा उनको हो जिनको उसकी जरूरत है। आगे से जरूरतमंद आदमियों की लिस्ट बनवा रहे हैं। जब भी कोई अप्लाई करेगा पहले उस लिस्ट में चेक करेंगे इसका नाम उसमें है कि नहीं है, फिर उसको घर बैठे मिलेगी। उस लिस्ट में नहीं है तो एक बड़ा प्रेम पत्र उसको लिखेंगे, भाई तुम इस पर पात्र नहीं हो, तुम इसका हकदार नहीं हो, तुम इसको छोड़ दो। हाँ, सहायता सबकी करेंगे। हमारी गरीब परिवार है, उनकी लड़कियां, उनकी शादी होती है, हमने 31,000, 51,000, अब तो ऐसी लड़कियों के लिए 71,000 रुपये भी कर दिया। और हमने तो एक और कहा, शगुन के लिए हर बेटी की शादी, उस पर मुख्यमंत्री की ओर से 1100 रुपए और एक मिठाई का डब्बा दे के आओ, ऐसा हमने सब डीसी को कहा है। क्यों डीसी साहब बैठे हैं? हाँ, बताएं जरा, ये सूचना आई है कि नहीं आई? आगे एक बार बताएं। तो हमने पत्र लिखवाया सब डीसी को कि हर परिवार में बहन की बेटी की शादी है तो 1100 रुपया मेरी तरफ से और एक मिठाई का डिब्बा दे के आओ, शगुन का कुछ भी करके आओ, बाकी में से अलग। तो मित्रों, इस स्कीमों को लेने के लिए जगह जगह बंटने की जरूरत नहीं है। अंत्योदय केंद्र और सरल केंद्र ये हमने बनाए हैं। 580 योजनाएं हैं, इनको आसानी से जाकर के कोई भी ला सकता है, किसी को दर दर भटकना ना पड़े। केंद्र सरकार की योजनाएं ये भी हमने बहुत लागू की हैं। उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, फिर अभी जनधन योजना, इसके बाद जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके लिए मुद्रा योजना। तो ऐसी कितनी योजनाएं केंद्र से। आयुष्मान भारत योजना, गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपया उसकी इलाज के लिए उसका बीमा कराया, ये सब हमने किया। किसानों के लिए बहुत सी योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने शुरू किया। अरे इधर आने दो। मैं पूछ रहा हूं, एक पत्र हमने भिजवाया था कि किसी भी बेटी बहन की शादी होती है तो उसको 1100 रुपये और मिठाई का डब्बा पहुंचाना है। ये पत्र आ गया है, पहुंचाना शुरू किया है, शुरू कर दी है। अभी कितने परिवारों में गया? कितने? अभी संख्या पता नहीं है। अब सुनिश्चित करो, सारे एसडीएम को सबको सूचना करो और सब लोग एक कार्ड एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम को, डीसी को, एडीसी को जरूर पहुंचाना शादी का, ताकि आपको लाभ मिल जाए। इनको नहीं पता लगेगा। वैसे अपनी बेटी की शादी का कार्ड डीसी ऑफिस तक पहुंच जाए, 1100 रुपया और एक मिठाई का डिब्बा, हम अपनी ओर से बधाई का देंगे। तो इस प्रकार से मैं किसानों की बात कर रहा था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हर एकड़ जमीन क्या बोया है ये हमको एक बार बताओ। पूछ इसलिए रहे हैं कि कल को उसका कोई नुकसान खराबा हो जाए तो मुआवजा देने का काम हम उसी में से करेंगे। वरना झगड़े बहुत होते हैं। बैंक में जाते हैं, उसने फसल बीमा योजना से पैसा तो काट लिया, लेकिन वहां उसने बताया नहीं कि आपने क्या बोया और मैंने क्या लिखा है। आपने बोया मानो बाजरा, वो कपास लिख देगा। आपने गेहूं बोया, वो कुछ और लिख देगा। आपकी फसल जो है वही बोई जाए और वही लिखाई जाए, ताकि कल को कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई ठीक से, उसका जो सर्वे है वो ठीक से होकर के आपको पैसा मिल जाए। फिर उसकी बिक्री, प्रोक्योरमेंट वो ठीक से हो जाए। उसमें भी कई कठिनाइयां आती हैं। हमने बीज से लेकर बाजार तक सब सुविधाएं किसानों को देनी शुरू की हैं। बीज हो, खाद हो, कठिनाई आती है। इस बार डीएपी की कठिनाई है। आप में से कुछ लोग प्रश्न लेके बैठे हैं कि डीएपी की कठिनाई है। मुझे मालूम है, रोजाना मुझे जानकारी मिल जाती है कि आज कितना डीएपी आया, कितना बिका, कितना बटा, कितना रह गया, और एक सिस्टम से बांटने का काम कर रहे हैं। थोड़ी कमी भी है और कई बार कमी होती है तो लोग जो है डरावना दृश्य ज्यादा पैदा कर देते हैं। एक कट्टे की जरूरत है तो 2-4 पहले ही ले जाता है कि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
जैसी जिसकी जरूरत है उतना लेते रहे। आपकी बुआई तक, चाहे सरसों की है, चाहे गेहूं की है, चाहे किसी और चीज की है, वो सारी आपको टाइम से सारा खाद मिलेगा। कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अभी खोरी के अंदर 2 दिन पहले भी 2500 टन इस इलाके में जो डिस्ट्रीब्यूट होना है खोरी से ही आता होगा। क्या खोरी से आता? खोरी से आता। तो हाँ, खोरी हमारा हेडक्वार्टर है, वहां से सप्लाई होता है। तो वहां लगातार दूसरे तीसरे दिन रैक जो आता है 2500 टन का, तो उस 2500 टन में आप सब लोगों को बारी बारी मिलता रहेगा, उसकी दिक्कत ना करें। और जैसे मैंने कहा, बाजार भी हम ध्यान रखते हैं। बाजार, हमारी मंडियां ऑनलाइन हो गई हैं, कहां क्या भाव चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बीज से बाजार। और एक बात बाजार के साथ में करूंगा, बाजरे के लिए। बाजरे की छोटी सी एक बात है, जरूर मुझे बतानी है आपको, कि बाजरा केवल हरियाणा प्रोक्योर करता रहा है, किसी और प्रदेश ने नहीं किया। पिछले बार हमने 2150 पर बाजरा खरीदा, राजस्थान ने बिल्कुल नहीं खरीदा। और राजस्थान बाजरा हमारे से ज्यादा होता है, मालूम है ना। हमारे यहाँ 4 लाख 4.5 लाख का अनुमान था कि बाजरा आएगा। हमने 2150 खरीदना शुरू किया, और व्यापारियों ने या राजस्थान के लोगों ने या और कुछ लोग मिलजुल करके उन्होंने 3 लाख मीट्रिक टन बाजरा और हरियाणा की मंडियों में धका दिया। 7.5 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा। अब खरीद तो लिया, हमारी जरूरत अपनी है सिर्फ 2 लाख मीट्रिक टन की, जो हम पीडीएस में देते हैं। बाकी हमको बाजार में बेचना पड़ा। बाजार में सस्ता है, अपने को पता है। बाजार में जो अच्छा बाजरा है वो 1600, 1500, 1550, 1650, 1700 ये रेट बाजार रखा है। और वहां तो और भी कम है, वहां से सस्ते में लाया, यहां 2150 बेच गए, और हरियाणा का नुकसान कम से कम 500 करोड़ का करा दिया, बल्कि ज्यादा ही हो गया होगा। अब ये किसान, ये नुकसान हुआ है, ये हरियाणा के किसान का हुआ है, ये और किसी का नहीं हुआ। फायदा उठाने वाले राजस्थान उठा ले गए। इस बार एक बात तो वो थी पिछले वाली, नहीं जुड़ गई कि बरसात में बाजरा खराब हुआ। अब खराब हुआ, अगर सरकार खरीदती मानो 2250 में, तो वही खरीदती जो अच्छा बाजरा था, जो आज हमारा 1500, 1600, 1700 में बिक रहा है। सरकार वही 2200 में खरीदती, जो आज 1100, 1200 रुपया है। ये सरकार खरीदती क्या? क्यों ये खरीदती क्या? ये नहीं खरीदती, क्योंकि वो पैरामीटर पर, क्योंकि सरकार की खरीद का सिस्टम है। तो आज 1200, 1300 वालों को नहीं खरीदती, वो उसी भाव बिकता। हमने जो 1500, 1600, 1700 का है, उनको भी 600 दिया, ताकि उनको 2021, 2200, 2300 का रेट पड़ जाए। अब 100-200 ऊपर नीचे तो बाजार भाव के हिसाब से सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन जिनका 1100-1200 था, जो सरकार ने खरीदना नहीं था, उनको 1200 ही मिलता। आज सरकार की इस नई योजना से 600 रुपए से उन 1200 वालों को, 1100 वालों को भी 600 मिल गया, ताकि उनको भी 1700-1800 मिल जाए। बोलो ठीक किया कि नहीं किया? बताओ, जो बाजरा बोने वाले लोग हैं वो बताएं, ठीक किया कि नहीं किया? तो 600 रुपए सबको जाने का मतलब खराब बाजरे वाले को भी उसका फायदा हो गया। वरना खराब बाजरे वाले भी 1100-1200 बिकता, उनका नुकसान 1000 रुपया हो जाता। तुमने बहुत सोच समझ के। और फिर दूसरा, राजस्थान से हमें छुटकारा मिल गया। क्या विश्वास? हमें राजस्थान वालों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम जो हमारे अपने किसान का मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किया हुआ है, उसको अब कुछ जिलों में पैसा चला गया है, और 2 दिन में 3 दिन में सबको चला जाएगा। 4 जिले चले गए, 5 जिले और 9 जिलों में बाजरा, 5 जिलों में कल परसों में वो पैसा सबको पहुंच जाएगा। हर एक को 600 रुपए क्विंटल के हिसाब से पैसा पहुंचेगा। इसलिए मुझे ये बात सफाई करनी देनी थी। बातें बहुत है, पानी की स्कीमें है, मेरा पानी मेरी विरासत, के पानी बचाओ। धान के खेत वालों का भी धान बोना छोड़ दो, 7,000 रुपए एकड़ हम दे देंगे, खाली छोड़ लो तब भी दे देंगे। पानी बचाना है, पानी बहुत पीता है धान। पानी बचा के हम कम से कम उन इलाकों में, चाहे वो सोना विधानसभा क्षेत्र है, नूह का जिला है, चाहे हमारा महेंद्रगढ़ जिला है, रेवाड़ी जिला है, दक्षिण हरियाणा में हम पानी ज्यादा ज्यादा दे सके। और हमने इसकी योजना बनाई, पानी का ठीक डिस्ट्रीब्यूशन करके पेड़ तक पानी पहुंचाने का काम ये हमने किया, पहुंचाने का काम किया है। ये भी ठीक है, कहीं सूखा है तो कहीं पानी के कारण से समस्या भी है। सेमग्रस्त इलाके, आपके इस गांव, इस इलाके में भी 10-12 गांव ऐसे जो सेम आ गई है, ये भी उसी में। तो इसका भी प्रबंध करेंगे। यहां का पानी चाहे निकाल करके ड्रेन आउट करेंगे और चाहे बोर लगा के जमीन के अंदर डालेंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। हर एक विधानसभा की हम योजना बना रहे हैं।
वैसे तो लगभग 1 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो सेमग्रस्त है। स्थायी व्यवस्था भी हम सोच रहे हैं। स्थायी व्यवस्था यही हो सकती है, ड्रेन आउट करना, ये जमीन के अंदर डालना, क्योंकि ऊपर रहेगा हमारी एक फसल होगी नहीं। तो इसलिए इसका प्रबंध भी हम कर रहे हैं। मित्रों, किसानों की सारी बातें ये हम कर रहे हैं। बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं। हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, खेलों के लिए किया, शिक्षा में किया, स्वास्थ्य में किया, स्किल डेवलपमेंट में किया, बहुत काम किए हैं जो आपको गिना सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं होगा, आपका ध्यान उधर ही होगा जो संजय भाई ने थोड़ी देर पढ़ के आपको बताया। तो इसलिए मैं उन्हीं बातों की तरफ आता हूं। 2 बातें तो आज संजय जी ने मान ली कि इनकी डिमांड में थी, उनका शिलान्यास भी करा दिया है। तावड़ू का लघु सचिवालय और सोना का लघु सचिवालय, इनका शिलान्यास हो गया। 16 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों बनेंगे। मुझे बोलने दो, थोड़ा मैं बोल लो। रुक जाओ, थोड़ा मैं बोल लूं, पहले मैं बोल लूं, फिर मिलूंगा आपको मिल के जाऊंगा। थोड़ा मैं आपके सामने आपकी बात रख तो लूं, मैं जो मांगा है वो दे तो दूं, वो दे दूं कि नहीं? हाँ, वो उनकी हाथ रानी ना, वो कहते हाथ दे दो। तो इसलिए मित्रों, सोना में हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है? 50 का है ना? 35 का बता रहे हैं, 50 का बता रहे हैं। चलो 35 हो 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। उसकी जरूरत है ना, बहुत जरूरत है, 100 बेड का बने। इसी प्रकार दमदमा के मैं इलाके में गया हूं, दमदमा झील मैंने देखी है। लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज ने कहा कि उसकी विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहां टूरिस्ट भी आ सकता है, या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। उसकी विकास ढंग से होना चाहिए, पक्षियों को तकलीफ भी ना हो, टूरिज्म का क्षेत्र भी बने। तो एक तो उनको इसकी विकास की योजना बनाने के लिए कहा है। वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है जमीन के नहीं? अगर वहां जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। ऐसे ही दमदमा का स्कूल है, उसका नाम शहीद राज सिंह खटाना नाम रखने की बात आई है, उसको भी हमने मंजूर किया। सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की। बड़ी मांग एक है, 41 कॉलोनियां वहां हैं, उनका सर्वे कराएंगे और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे, ताकि अनऑथराइज्ड वाले चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। फारा चौक की एक छोटी डिमांड है, सौंदर्यकरण ये सीएसआर ट्रस्ट में से करा देंगे। पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, जमीन है पार्क के लिए, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं, 5 करोड़ रुपए उसके लिए से मंजूर करते हैं। वहां कूड़े की निजात की समस्या है, लेकिन जिस जमीन पर कूड़ा डाला जा रहा है वहां पीएलपी एक्ट लगा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, बहुत जल्दी पीएलपी एक्ट का समाधान मुझे लगता है 1-2 महीने में हो जाएगा, और तुरंत उसका जो कूड़ा निस्तारण की जगह है वो सुरक्षित कर देंगे ताकि लोगों को इससे निजात मिले। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें बताई गई हैं, उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल हैं, कुछ अभी नॉन फिजिबल है, किसी का जमीन का झगड़ा है, किसी में एक्वायर करना पड़ेगा। तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट ने 7 सड़कें उनका चौड़ीकरण करने का और उनका सुदृढ़ीकरण करना, और नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। स्कूलों की बात भी कही, भंगो का स्कूल प्राइमरी से मिडल, पढ़ेनी का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जफरपुर का 5वीं से 8वीं। तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना यानी एडमिशन हो जाएंगे। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, 9 सड़कें मंजूर हुई हैं, 11 किलोमीटर लंबी हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ये भी मंजूर किया जाता है। अलग अलग सड़कें तो जो बताई हैं उसमें से आप देख रहे हो फिजिबल कौन सी हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिपार्टमेंट फिजिबल नहीं करता है, कहीं जमीन का झगड़ा कहीं, और वो सब कुछ तय करके करते हैं जो बनने लायक है। ऐसी में कभी भी कोई घोषणा नहीं करता कि घोषणा करने के बाद फिर 1-2 साल इंतजार करते रहो आप कि कह के गए थे श्रृंखला में बढ़ी नहीं। कहूंगा वही जो काम होने वाला है, और उसमें कोई कठिनाई अड़चन होगी आपसे बता देंगे, इस अड़चन को दूर कर दो, उसके बाद हम करा देंगे। मुख्य बात होगी जमीनों की,
तो जमीन अगर गांव में हमें मिल जाए, पंचायत की जमीन या कोई से भी मिले, कोई दानी सज्जन दे सके, तो ऐसे सारे कार्यक्रम करने में हमें दिक्कत नहीं आती कोई भी। और इसी प्रकार अपना जो श्रमफला आए हैं, तो यहाँ क्या देके गए हैं ये सब पूछेंगे। तो श्रमफला में स्टेडियम की मांग की है, बशर्ते के 6.5 एकड़ लैंड है। क्या 6.5 एकड़ लैंड चाहिए स्टेडियम के लिए? श्रमफला में कौन कौन है ना? तो स्टेडियम मंजूर किया जाता है। एक ग्वालपाड़ी में भी स्टेडियम मांगा है। ग्वालपाड़ी के लोग आए हैं या नहीं आए होंगे, दूर है, आए हैं। तो वहां भी 6.5 एकड़ लैंड है। क्या पंचायती जमीन 6.5 एकड़ अगर है तो वहां भी स्टेडियम मंजूर किया जाता है। कुछ गांव में सामुदायिक भवन मांगे गए हैं। हमने कहा कि जहां जहां कोई धर्मशाला नजदीक नहीं है, पहले से सामुदायिक भवन नहीं है, ऐसे स्थानों पर तुरंत सामुदायिक भवन बनाएंगे। तो ऐसे 6 स्थान निकले हैं जहां ये सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए का खर्च उसमें आएगा। इसी प्रकार ग्राम विकास की सड़कें एचआरडीएफ से 8 सड़कें हैं, 16 किलोमीटर, ये भी 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसको भी मंजूर किया जाता है। सोना नगर, यहां पहाड़ का पानी वो कई बार तालाब बन जाता, वहां पर बाढ़ जैसा हो जाता स्थिति, तो चेक डैम 7 चेक डैम उनके मंजूर किए हैं। उन 7 चेक डैम पर 2 करोड़ रुपया लगेगा, उसको मंजूर किया जाता है। मित्रों, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसकी फिजिबिलिटी चेक होने के बाद जैसे ही होके आएगी वैसे ही उसकी बाद में घोषणा कर देंगे। लेकिन आज की डेट में 50 घोषणाएं हैं जिनके ऊपर 125 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसको सबको मंजूर किया जाता है। और इसके अलावा भी अपने विधायक से मैं कहूंगा कि छोटे मोटे जितने काम हैं और भी लिख के देंगे तो जरूर करें। बड़े बड़े काम डिपार्टमेंट के जिम्मे छोड़े हैं, वो जैसा कहेंगे वैसे करेंगे। मैं तो कह रहा हूं बड़े बड़े काम जितने हैं वो डिपार्टमेंट के जिम्मे छोड़ो, वो सब करेंगे। हमने 125 करोड़ के काम आज उसको दिए हैं। फिर भी अगर छोटे छोटे काम जितने होते हैं उनको और करके लाएंगे तो सारे मंजूर करेंगे। आज मित्रों, इस काम के लिए मुझे आपने बुलाया, इतनी बड़ी संख्या में सब लोगों ने ये जो एक प्रकार का मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।